हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल आर एस एन मैथ्स। अब इसमें हम जो इंटीग्रल कैलकुलस का कंसेप्ट है वो देख रहे हैं। प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने रिडक्शन फार्मूले और गामा फंक्शन का सब कुछ कंसेप्ट देखा है, और आज जो इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो बीटा फंक्शन का कंसेप्ट है। इसमें आप यह देख सकते हैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, हम इस तरह तैयार कर सकते हैं, और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने है। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन में ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो तीनों प्रॉपर्टीज का प्रूफ डिटेल में देखा है। और आज इस लेक्चर में हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज और उसके रिलेटेड जो उसका प्रूफ है वो सब कुछ एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इस प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या प्रूव करना है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू पी थीटा कॉस रेज टू क्यू थीटा डी थीटा की वैल्यू हमें 1/2 टाइम्स बीटा ऑफ p+1/2 कॉमा q+1/2 ये करना है प्रूफ। लेकिन इसके जैसी प्रॉपर्टी आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके सामने है। ये प्रॉपर्टी को मैं ले रहा हूँ और इस प्रॉपर्टी का यूज ही हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 को प्रूव करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं ये बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ ले रहे हैं और इसी का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूव करने वाले हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना है। यहाँ आप देख सकते हैं तो यम और एन जो है वो कांस्टेंट है, और यम और एन कांस्टेंट है, और यह यम और एन जो है ये साइन और कॉस के पावर में है। तो थोड़ा सा हम सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं आपको अच्छी तरह देखना है। ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसके रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यह साइन की पावर 2m-1 है, लेकिन ये जो गिवन पार्ट है इसमें साइन की पावर क्या है, प्रॉपर्टी में p है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये 2m-1 की वैल्यू p पुट करने जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है, आप यहाँ नेक्स्ट पार्ट को क्या देख रहे हैं, यहाँ इस पार्ट में 2n-1 देख रहे हैं। तो इस पार्ट में हमें क्या पुट करना है, 2n-1 इज इक्वल टू ये जो पावर है कॉस की क्या है, q है। तो ये इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ जो p और q कांस्टेंट है, m और n भी कांस्टेंट है, तो इसमें लिमिट चेंज वगैरह होना, डिफरेंशिएशन ये कुछ भी पार्ट नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट 2m-1 है, ये 2m-1 को मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा तो ये -1 जो है वो राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, माइनस की वैल्यू प्लस बन जाएगी। और फिर हम यही पार्ट और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 2 है वो 2 यहाँ से जाके राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, p+1/2 बन जाएगा। तो ये जो पार्ट है p+1/2 बन रहा है। इसी तरह ये जो पार्ट 2n-1 इज इक्वल टू क्यू है, तो यहाँ 2n-1 इज इक्वल टू क्यू पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो -1 था, -1 क्या करेंगे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इसमें जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो n की वैल्यू है, यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी आप ही यहाँ देख सकते हैं। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो 2 है 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यही पार्ट है, जो ये पार्ट क्या बन जाएगा, q+1 अपन क्या बनेगा, 2 बनेगा। और उसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, m की वैल्यू p+1 चूज कर सकते हैं और n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, q+1 चूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम कुछ तो पार्ट इक्वेशन मान सकते हैं। तो हम यहाँ इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। तो हम क्या कहने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 बिकम्स, तो देखते हैं क्या हो जाता है इक्वेशन 1। तो यहाँ जो आपके इक्वेशन 1 सामने है, इस इक्वेशन 1 में हम क्या करने वाले हैं,
जो कांस्टेंट का सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट का सब्स्टिट्यूशन ही सिर्फ करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं m की वैल्यू मुझे क्या पुट करना है, यहाँ p+1/2 पुट करना है और n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू यहाँ इसी तरह ये पुट करना है। तो ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है अच्छी तरह दिखने के लिए थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस तरह प्रेस कर रहा हूँ। लेकिन राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये जो 2m-1 की वैल्यू हम क्या चूज कर किया है, p किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin रेज टू p थीटा हो जाएगा और ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा cos रेज टू q थीटा हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रूफ है तो वो तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है 2 का वो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये पार्ट हो जाएगा। तो यही जो पार्ट है यही पार्ट हम प्रॉपर्टी में राइट हैंड साइड में लिया है। तो ये इस तरह हम ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी एकदम सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रूफ आपके सामने है। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अब हर एक प्रॉपर्टी में हमें हर एक एग्जाम्पल में बीटा फंक्शन के ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, ये बीटा mn मीन्स बीटा फंक्शन है और ये जो पार्ट है आपका क्या है गैमा फंक्शन का है। तो ये बीटा और गैमा फंक्शन का रिलेशन है। तो ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है, ये प्रूव करने के लिए जो गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी है वो गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी हमें लेना है और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करना है, ये जो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी है या रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शन वो प्रूव करना है। प्रीवियस कुछ लेक्चर जब आप देखोगे तो ये जो गैमा फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी है ये ऑलरेडी मैंने प्रूव करके दी है। कैसे ये गैमा फंक्शन की यहाँ तक डेफिनेशन है, इसकी वैल्यू हम 2 × 0 to infinity e raised to -x² into x raised to 2n-1 dx कैसे लिखते हैं आपको उस प्रूफ में देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गैमा n = ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन यह जो सिंबल है m और n में है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पहले गैमा m की वैल्यू लिखते हैं। तो गैमा m की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं मुझे कैसे लिखना चाहिए, 2m-1 ऐसे लिखना है। तो इसी तरह ये जो गैमा फंक्शन का प्रॉपर्टी है वो हम इस तरह ले सकते हैं। और दूसरा जो है n कांस्टेंट है, इसके रिलेटेड जब हम तैयार करेंगे तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, n के रिलेटेड और यहाँ क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू लेनी है। लेकिन और एक थोड़ा सा चेंज हमें यहाँ करना है। तो थोड़ा सा हम चेंज आपके सामने कर रहे हैं। गैमा m के लिए वेरिएबल x दिया है तो यहाँ जो वेरिएबल है x को चेंज करके हम थोड़ा सा वेरिएबल क्या करेंगे y लेंगे। तो यहाँ ये जो y वेरिएबल में लेने वाले हैं तो अब यहाँ देख सकते हैं e⁻² इंटू यहाँ क्या होने वाला है, x की जगह मुझे क्या करना है y लेना है। तो ये y⁻² और यह क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट आपको गैमा n का मिल जाएगा। अब ये जो न्यूमरेटर है गैमा m इंटू गैमा n ये पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं ये पार्ट लेने के बाद आपको क्या मिल जाता है। तो इट इज इक्वल टू हम फिर गैमा m इंटू गैमा n ऐसा ही ले रहे हैं। लेकिन ये जो गैमा m की वैल्यू है आपको यहाँ देखना है, ये वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ ब्रैकेट में ले रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू है आप यहाँ इसी तरह ले सकते हैं। तो इसी तरह ये जो वैल्यू है और फिर गैमा n की जो वैल्यू है वो गैमा n की वैल्यू हम यहाँ इसी तरह लिख सकते हैं। तो हम ये जो न्यूमरेटर पार्ट है इस प्रॉपर्टी नंबर 5 का ये पहले फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसमें जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये जो पार्ट है इस पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो कांस्टेंट है 2 × 2 आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। फिर ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल भी हम क्या करेंगे, यहाँ लिख रहे हैं। और ये जो दूसरा इंटीग्रल है, दूसरा इंटीग्रल भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रल के पार्ट है, इंटीग्रल के पार्ट हमने यहाँ आपके सामने लिए हैं। फिर थोड़ा सा ये जो दोनों इंटीग्रल है, दोनों इंटीग्रल हम कैसे लिख रहे हैं आपको देखना है। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह लिख रहे हैं। और इसमें क्या करेंगे, ये जो dx दिख रहा है वो dx को क्या करेंगे, dy के साथ जोड़ेंगे। तो ये इसी तरह हो जाएगा। फिर ये e−y² है, वो e−y² क्या हो जाएगा, हम यहाँ ले सकते हैं। और बाकी कुछ जो पार्ट है वो हम पार्ट कैसे लिखेंगे, इस इंटीग्रल की में लिखेंगे। तो ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है वो डबल इंटीग्रेशन का पार्ट है। और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद आपको देख रहे हैं, ये जब लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, e−y² है, इस एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -e−y² ऐसा हो जाएगा। और फिर जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ x² + y² को मुझे ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो आपका डबल इंटीग्रेशन का पार्ट है वो डबल इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाएगा। हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इक्वेशन नंबर देते हैं। तो ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन 1 को मुझे सॉल्व करना है। अभी तक आपको डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हुआ होगा या तो आप देखने वाले हैं, लेकिन आप ये जो कंसेप्ट आपके सामने दे रहा हूँ बहुत इजीली आपको प्रूव करके दे रहा हूँ। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो γ ऑफ m इंटू γ ऑफ n ये आपको दिख रहा है। और ये जब पार्ट को मुझे प्रूव करना है इसलिए मुझे थोड़ा सा जो ये पार्ट है इसमें क्या देखना है, x से लिमिट और y के लिमिट देखना है। तो यहाँ x के लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और y के लिमिट भी 0 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो यहाँ x और y 0 से इन्फिनिटी तक वैरी हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x जो है 0 से इन्फिनिटी तक और y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक वैरी होती है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या करना है, ये जो x और y है उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, उसका चेंज हमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में करना है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ता है। वो सब्स्टिट्यूशन है x r cos थीटा और y r sin थीटा। ये तो आपको मालूम ही है, x r cos थीटा y r sin थीटा पुट करते हैं तो x² + y² क्या हो जाता है, r² हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं मीन्स कार्टेशियन टू पोलर जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें और एक चीज़ को देखना जरूरी है, वो है जैकोबियन का कॉन्सेप्ट, जो ऑलरेडी हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में देखा है। तो इसमें क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव देखो, x का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का विथ रिस्पेक्ट टू r और y का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखते हैं क्या डेरिवेटिव होता है। यहाँ x r cos थीटा है, लेकिन उसका विथ रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो यहाँ इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। अब यहाँ x का विथ रिस्पेक्ट टू जब थीटा लेंगे तो अब मैं यहाँ एज इट इज ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ थीटा के रिलेटेड कॉस फंक्शन है तो कॉस थीटा की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस ऑफ साइन थीटा होती है। तो हम यहाँ साइन थीटा लिख रहे हैं, लेकिन ये जो निगेटिव साइन है वो निगेटिव साइन हम क्या कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं। तो ये -r sin थीटा हो गया है। और ये जो y है इसमें r sin थीटा r कांस्टेंट रहेगा और जो नेक्स्ट पार्ट है उसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, r cos थीटा होने वाला है। और जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा ओरली देखो, cos थीटा इंटू ये r cos थीटा r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस करके ये प्रोडक्ट करेंगे तो r इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर हम r जब कॉमन लेंगे तो r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और ये हमें क्या मिल जाएगा जैकोबियन की वैल्यू j इज इक्वल टू आर मिल जाएगा। तो ये j इज इक्वल टू आर जो वैल्यू है, इसमें जब हम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं कौन सा भी पार्ट, तो ये dx dy जो है वो क्या होता है j इंटू डी आर डी थीटा होता है। लेकिन j की वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, वो क्या है r dr d थीटा है। तो हमें क्या करना है dx dy की वैल्यू r dr d थीटा लेना है। अब ये सब पार्ट के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके लिमिट्स है, इसके लिमिट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं लिमिट्स क्या हो जाएंगे। तो मैंने बैक एंड पे सब कुछ पार्ट करके रखा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि x 0 से इंफिनिटी तक और y भी 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोलर फॉर्म की लिमिट है वो देखने पड़ेंगे। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में r की वैल्यू ओरिजिन से कहाँ जा सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है। तो r की वैल्यू हम 0 से इंफिनिटी ले सकते हैं। और थीटा में एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो हम क्या ले रहे हैं, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2। तो जो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 आपके सामने जो है ये क्या हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो लिमिट है, यहाँ लिमिट्स एक लिमिट्स r के लिए देंगे। r की लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं, r इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एक जो लिमिट है यहाँ दे रहे हैं। तो ये r इज इक्वल टू जो है 0 टू इंफिनिटी। लेकिन ये जो थीटा की लिमिट है, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ है आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू π/2 हो जाएगा। तो ये थीटा की लिमिट है। इसी तरह आप 0 टू π/2 ले सकते हैं। और ये जो लिमिट है किसकी लिमिट है, r की लिमिट है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ आपको देखना है x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ जो मिली है वो क्या मिली है, r² मिली है। तो ये जो वैल्यू है हम क्या कर सकते हैं, e⁻² -r² हो जाएगा। लेकिन आपको ये x की वैल्यू अच्छी तरह देखना है। x इज इक्वल टू क्या है, r cos थीटा है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू उसके रिलेटेड जो है यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, r cos थीटा है, इसलिए ये जो टर्म है इसके रिलेटेड ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो हम r cos थीटा यहाँ ले रहे हैं। और y की वैल्यू भी आप यहाँ देख सकते हैं, y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा है। तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, r sin थीटा इस तरह हो जाएगी। और ये हम यहाँ ले रहे हैं r sin थीटा। लेकिन जो dx dy है वो dx dy की भी वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ इसी तरह dx dy की वैल्यू हो रही है। तो ये जो इंटीग्रेशन है हमने पूरी तरह जो x और y में था वो पूरी तरह क्या किया है, r और थीटा में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये जो है सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए थोड़ा सा हमें ये जो लॉज ऑफ इंडाइसिस के कंसेप्ट है वो लॉज ऑफ इंडाइसिस के कंसेप्ट अच्छी तरह देखने पड़ेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये जो r की वैल्यू है, यहाँ r की वैल्यू क्या है, r की पावर जो है यहाँ हम देख सकते हैं। थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉज ऑफ इंडाइसिस है वो लॉज ऑफ इंडाइसिस थोड़ा सा आपको r⁻2m−1 हो जाएगा। और इस पार्ट में देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये पार्ट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n−1 हो जाएगा। अब यहाँ ये दोनों पार्ट फिर हम एज इट इज यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि r के लिए हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज किया है। लेकिन cos थीटा के लिए हमारे यहाँ हमें यही जो पार्ट है यहाँ लेना पड़ेगा। लेकिन हम ये जो cos थीटा रेज टू जो है ये पार्ट ऐसे लिखना है तो आपको समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा 2m−1 जो है ये पार्ट क्या हो जाएगा, फिर थोड़ी सी गलती कर दी है हमने, ये cos रेज टू इसी तरह होने वाला है ये पार्ट। और यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा,
ये जो पार्ट है सिर्फ क्या होने वाला है, यहाँ थीटा ही होने वाला है। ये इसी तरह थोड़ा सा हमने मिस्टेक्स कर दी है, तो इसकी वजह से ये जो पार्ट है ये पार्ट नहीं हो रहा है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन थीटा का है, इस साइन थीटा का पार्ट भी कैसे लिखना पड़ेगा, इसी तरह लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो पावर है साइन थीटा की, यहाँ साइन थीटा की पावर हम कैसे लिख सकते हैं, 2n-1 जो है मुझे क्या करना है, साइन रेज टू 2n-1 यहाँ लिखना है। तो इसी तरह हम ये पार्ट जो है ये पार्ट कर सकते हैं। फिर ये जो सिंप्लीफिकेशन करना है मुझे, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, ये जो लॉज ऑफ इंडाइसिस है, इस लॉज ऑफ इंडाइसिस में हम क्या कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह देखना है। अब इस पार्ट में और यहाँ भी एक आर है, तो यहाँ एक आर जो है इस आर के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, r⁴2n हो जाएगा। और ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2m-1 इंटू ये जो पार्ट होने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका हो जाएगा। तो इसी तरह हमें ये पार्ट को करना है। और ये पार्ट करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे, कौन से पार्ट के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, आर और थीटा के लिए करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम यहाँ जब लेंगे तो ये आर के रिलेटेड ये दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट हम क्या करते हैं, आर के रिलेटेड के टर्म के हिसाब से यहाँ लेते हैं। और ये जो डी आर है ये डी आर क्या हो जाएगा, यहाँ फिर इसके साथ जोड़ेंगे हम तो ये इस तरह बन जाएगा। और ये जो पार्ट है ये पार्ट की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये पार्ट की वैल्यू जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अलग ले सकते हैं। तो इसी तरह फिर हम क्या कर सकते हैं, आर और थीटा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो ये आर की वैल्यू अलग और थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और फिर आप इसे देख सकते हैं, तो ये जो पार्ट है फिर हम बीटा फंक्शन का जो प्रॉपर्टी देखा था, तो इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपको दिखेगा। तो ये पार्ट आपको कैसे दिखेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, प्रीवियस प्रॉपर्टी जब आपके पास होगी तो आपको पता चल जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, बीटा mn लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपके सामने दे रहे हैं ताकि आपको ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड कंसेप्ट जो है अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये प्रॉपर्टी 0 to π/2। अब यहाँ किसकी कमी है, 2 की कमी है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 लेंगे तो 1/2 करना पड़ेगा। तो यहाँ इसके रिलेटेड यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। और इसके रिलेटेड मुझे क्या करना पड़ेगा, बीटा mn लेना पड़ेगा। तो आपके सामने ही ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो है बीटा mn हम यहाँ ले रहे हैं। और इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आप तो देख ही रहे हैं, गैमा ऑफ m इंटू गैमा ऑफ क्या है, n है। तो इसी तरह गैमा ऑफ m इंटू गैमा ऑफ n की वैल्यू यहाँ है और ये बीटा mn की वैल्यू यहाँ है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ मुझे एक ही आइडिया यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये आइडिया यूज़ करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो पार्ट है आपके सामने आर के रिलेटेड, अभी आर के रिलेटेड पार्ट है उसे अच्छी तरह देखना है हमें, ताकि आपको ये पार्ट इजीली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ये जो 2 है कांस्टेंट, तो 2 कांस्टेंट मुझे लेना है। और 2 कांस्टेंट जब हम लेंगे तो ये जो पार्ट है आपका पार्ट क्या बन जाएगा, 2 इंटू m प्लस n बन जाएगा। तो ये पार्ट को देखने के बाद मुझे जो पहले हमने प्रॉपर्टी ली थी गैमा फंक्शन की, तो अब गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी इस तरह के पार्ट में देखेंगे। तो आपको यही प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ ले रहे हैं,
और आपको समझा रहे हैं। तो ये जो गामा एम है इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 2m माइनस 1। तो गामा एम है तो एक्स के पावर में 2m है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, m के जगह m प्लस n की वैल्यू ले रहे हैं। तो आपको ये m के जगह m प्लस n की वैल्यू लेने के बाद ये पार्ट कैसा दिखेगा, गामा ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू यहाँ m के जगह भी क्या करना पड़ेगा, मुझे m प्लस n करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू ये जो पार्ट है इसी तरह का ही है। तो यही पार्ट जो है हम क्या कर सकते हैं, गामा ऑफ m प्लस n जैसा लिख सकते हैं और लिखेंगे ही। तो ये जो पार्ट है आप कैसे लिखने वाले हैं, यहाँ 2 इंटू ये जो पार्ट है इसके रिलेटेड ऐसा लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद हमारा जो प्रूफ है वो प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारा ये पास जो मल्टीपल इंटीग्रल का आइडिया है वो मल्टीपल इंटीग्रल का आइडिया होना चाहिए। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ देख सकते हैं। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हमने क्या किया है, ये जो बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम अपॉन गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी प्रूव की है। इसके लिए एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता ही है, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए हम भी बहुत मेहनत लेते हैं, इतना टाइपिंग और बैकएंड पे बहुत कुछ डाटा भी करना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपकी तरफ से लाइक तो होना ही चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी मिलने के बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।